हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ज्ञानकुंज पब्लिक स्कूल की तरफ से क्लास 12 के लिए फिजिक्स की क्लास है और मैं हूं विजय गुप्ता। पिछली क्लासेस में मैंने आपको विद्युतधारा के बारे में समझाया था, विद्युतधारा के कुछ गुणों के बारे में बताया था। विद्युतधारा किन किन बातों पर डिपेंड करती है, उसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या होता है, धारा घनत्व क्या होती है, ये सारी चीजें ओम के नियम के द्वारा जो है आपका ओम के नियम के द्वारा जो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का मैंने सत्यापन बताया था। प्रतिरोधों का संयोजन बताया था, विभवांतर किस तरीके से विद्युत वाहक पर विभवांतर एक दूसरे से संबंधित हो गए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकली जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको आज मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। आपको पहला सवाल है जो जनरली ऐसा ओनली कई परीक्षाओं में जो पूछा गया है और आपके सेशनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक एग्जाम के लिए, वो है कि एक तार का प्रतिरोध R है, यानी कोई एक तार है उसका प्रतिरोध उन्होंने बता रखा कि R है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? चलिए सवाल ये है कि एक l लंबाई का मान लीजिए तार है, उसका कुछ प्रतिरोध R एक तार, यदि करेंगे खींचकर इसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, n गुना यदि कर दिया जाए, n गुना का मतलब कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, कुछ भी कर सकते हैं। अगर तार की लंबाई को खींचकर उसकी लंबाई पर यदि आप n गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध में जो नया प्रतिरोध उसका होगा क्या होगा? ठीक है, चलिए मैं जब विशिष्ट प्रतिरोध आप लोगों को बता रहा था प्रतिरोध के बारे में बताया, तो मैंने कहा था किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया था। दूसरा, जो तार का प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों का यदि हम उपयोग करें तो हम देख सकते हैं कि तार की लंबाई को जैसे जैसे बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए लंबाई के अकॉर्डिंग प्रतिरोध आपको बढ़ता है। और दूसरी बात, यदि लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं तो जब लंबाई बढ़ाएंगे तो जो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? जब लंबा होगा तो इसकी मोटाई क्या होगी? गोलाई कम होगी। गोलाई कम होगी तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब तार लंबा होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो R क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए इन सब चीजों के दौरान देख रहे हैं यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दें तो एक चीज उसमें अपरिवर्तित रहेगी, वो क्या कि जितना n लंबाई के तार का आयतन होगा उतना ही n गुना लंबाई के तार का आयतन है। तो कह सकते हैं कि तार को कितना भी खींच दें उसका आयतन और प्रारंभिक तार का आयतन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि वही तार ही तो है। तो यदि हम ऐसे कर रहे हैं कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई n है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो तार को खींचने के बाद उसकी लंबाई n डैश है, मतलब ये n गुना खींच दिया, n गुना लंबा तार हो गया, तो n गुना लंबा हो गया, इसका मतलब वो जो n डैश है किसके बराबर है? n टाइम्स l के बराबर, अगर प्रारंभिक लंबाई n है तो। ठीक है, लेकिन उसमें देखिए और खींचने के पश्चात उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a डैश के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशन लिख सकते हैं कि उसका आयतन तो अपरिवर्तित है, तो खींचने के पहले का आयतन बराबर खींचने के बाद का आयतन। तो आयतन कैसे लिखेंगे? लंबाई में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो वो आयतन देगा, यहाँ पर जो है अंतिम यानी खींचने के बाद के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और खींचने के बाद की लंबाई का गुणा करेंगे तो वो इतना आयतन देगा। क्योंकि आयतन दोनों बराबर होंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, सिर्फ लाइन लिखी इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपान में a डैश बराबर n डैश अपान में n। अब यहाँ से n डैश अपान में n करेंगे तो किसके बराबर होगा? n के बराबर। इसको कैसे लिख सकते हैं? n के बराबर। ठीक है, चलिए यदि n गुना जो लंबा तार है उसका प्रतिरोध R डैश अगर है तो n गुना लंबा तार हो गया, उसका प्रतिरोध R डैश है, तो शुरुआत यानी प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं? R बराबर ρ * l बाई, और R डैश l डैश लंबाई खींचने के पश्चात जो है प्रतिरोध को कैसे लिख सकते हैं? R डैश बराबर ρ * l डैश अपान में a डैश। ठीक है, ये l लंबाई n गुना हो जाने के पश्चात का प्रतिरोध होता है, n गुना हो जाने की लंबाई लेंगे और n गुना लंबे हो जाने के पश्चात जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो। देखिए हमको ये निकालना है कि ये R, ये जो R डैश होगा वो कितना होगा? R डैश देखिए इसमें ये दोनों चीजें कॉमन है, तो अगर इस वाले टर्म से हम डिवाइड करें तो ये वाला रो
बटे में हमने आर कर दिया। आर डैश बराबर क्या है, रो इंटू यल डैश अपान में ए डैश, बटे में आर क्या है, रो इंटू यल अपान में ए। रो से रो कैंसिल हो गया। देखिए सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर जाएगा, तो ए कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये आपको बचेगा ए बटे में यहाँ पर ए डैश, और यहाँ पर यल डैश पहले से ही बटे में यल यहाँ, तो ए अपान में ए डैश पूरे यल डैश अपान में यल। तो सिंपल आर डैश बटे में यदि हम आर लेते हैं तो देखिएगा ए अपान में ए डैश, यहाँ पर ए अपान में ए डैश, इसके इक्वल टू यल डैश अपान में यल बराबर है। तो ए अपान में ए डैश को कितना लिख सकते हैं, यल, और यल डैश अपान में यल को भी कितना लिख सकते हैं, यल। तो इसकी जगह भी यल होगा, इसकी जगह भी यल, ये किसके बराबर हो जाएगा, यल स्क्वायर। कैसे सिंपल हम लिख सकते हैं कि जो आर डैश है वो किसके बराबर हो गया, यल स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि यदि किसी तार की खींच के इसकी लंबाई को यल गुना कर देंगे तो उसको जो नया प्रतिरोध होगा वो प्रारंभ का कितने गुना हो जाएगा, यल स्क्वायर गुना। तब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि एक यल लंबाई का तार है, इसका प्रतिरोध आर है, अगर उसको खींचकर उसकी लंबाई को हम 3 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, तो यहाँ पे देखिएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है। तो 3 गुना कर देंगे तो नया प्रतिरोध आर डैश कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू आर, मतलब 9 आर, मतलब जो नया प्रतिरोध होगा कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अगले सवाल की अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से कि यदि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई में हम कुछ परसेंट की वृद्धि करते हैं, यहाँ पर देखिएगा तार की लंबाई को 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे किया था। उन्होंने कहा है कि अब हम काम क्या कर रहे हैं, एक तार उसको खींचकर उसकी लंबाई सिर्फ हम 10% बढ़ा रहे हैं, सिर्फ 10%। ध्यान रखिएगा वहां पर 2 गुना 3 गुना किया गया था, यहाँ पर सिर्फ वो 10% या 20% या 30% 40% 50 60 70 वो कुछ भी परसेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10% बढ़ा दी जाए तो उसके प्रतिरोध में कितने परसेंट जो है या कितने की वृद्धि होगी। देखिए वो तार की लंबाई को 10% बता रहे हैं, तो आप निकालिए कि उसके प्रतिरोध में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए अब हल के लिए हम काम करने, मान लीजिए तार का प्रारंभिक प्रतिरोध आर है तथा खींचने के पश्चात प्रतिरोध के तार में जो वृद्धि हो गई वो डेल्टा आर की हो गई, ठीक है। तो अगर प्रारंभिक लंबाई के साथ विशिष्ट प्रतिरोध के साथ यदि हम तार के प्रतिरोध को लिखेंगे तो आर बराबर रो इनटू यल बाई। अब देखिए ये कह रहे हैं कि यदि तार के लंबाई में हम 10% की वृद्धि करें, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लंबाई में वृद्धि करेंगे लेकिन उसका आयतन कैसा रहेगा, वो परिवर्ती रहेगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है। तो लिख सकते हैं यल अपान में यल डैश बराबर ए डैश अपान में ए, पीछे वाला जैसे मैंने अभी बताया है ये। अब यहाँ से करें देखिएगा, जब आप लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अगर मान लीजिए परिवर्तन होने के पश्चात उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए डैश है, तो अगर हम ए डैश को देखिए यहाँ पर यल को रखेंगे तो उस हिसाब से हमें ए डैश भी मिलेगा। तो यल प्लस 10% हमने बढ़ा दिया, देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो हम 10% लंबाई में वृद्धि करेंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे बदलेगा, तो देखिएगा यल अपान में 10% लंबाई को बढ़ाया तो ए डैश हमको निकालना है। ए का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो ये सब बटे कितना बचेगा, 10/11 ए। तो जो नया ए होगा ए डैश, सॉरी परिवर्तन होने के पश्चात जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ए डैश। अब यहाँ से देखिएगा जब हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बदला, वो यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिएगा लंबाई बढ़ेगी तो चूंकि मैं बताया कि प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुपाती होगा, तो मान लीजिए कि 10% लंबाई बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में डेल्टा आर की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 10% लंबाई बढ़ाकर यहाँ पर ए डैश को रखकर हम ये वृद्धि जो है डेल्टा आर को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आर प्लस डेल्टा आर बराबर हमारा हो गया रो इंटू 10% लंबाई में वृद्धि बटे में नया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर दिया को सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे हम जो है ए डैश को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ए डैश बराबर हमें कितना है, 10/11 ए, यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर इसको सबसे नीचे वाले क्वांटिटी का गुणा यहाँ होगा, 10 का गुणा 10 में होगा, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11/100 गुणे में। देखिए कि यहाँ से बचा ये रो ये यल ये इतनी सारी, और रो यल बाय के आपको यहाँ है रो यल बाय के ये किसके बराबर है, प्रारंभिक प्रतिरोध आर के बराबर, तो हम इसको आर के बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए आर के बराबर जब लिखेंगे तो एक चीज देखिएगा यहाँ पर भी आर है, तो ये आर आपको जाएगा इधर, तो जब ये आर इधर जाएगा तो ये आर है, तो ये आपको 121/100 आर माइनस आर, यहाँ पे देखिए 121/100
-1 ये बाहर आपको R निकल गया। ठीक है, तो ये अब जब इसमें से घटेगा तो 100 इकाइयां 100 इकाइयां 100 में से 121 को घटा तो कितना बचा 21 बटे में 100 ये है R। इस R को जब इस डेल्टा R के नीचे लेके आएंगे तो डेल्टा R बाई R ये आपको होगा, और इसमें परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये आपको बचेगा 21 बटे में 100 गुणे 100 से 100 कटेगा तो यहाँ पे 21। चलिए मैंने ये टर्म क्यों किया जरा आपको समझा दें। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा किसी भी भौतिक राशि के बारे में त्रुटि, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर त्रुटि हो क्या रही है, क्योंकि यहाँ त्रुटि नहीं है, यहाँ कहेंगे कि R के मान में वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए काम क्या करेंगे, जो वृद्धि होगी वृद्धि बटे में प्रारंभिक प्रतिरोध लेंगे, और इसमें इसका परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते थे 100 से, तो डेल्टा R यानी वृद्धि बटे में प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100 ये देगा R के मान में प्रतिशत वृद्धि। तो यदि हम तार के लंबाई में 10% की वृद्धि करते हैं तो इसका प्रतिरोध जो है कितने परसेंट बढ़ जाएगा 21%। ठीक है, ये दो सवाल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर परीक्षा पूछेंगे। एक सवाल और है जो धारा पे रिलेटेड है, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके से, यदि 20 वाट 40 वाट 60 वाट या फिर 20 60 वाट 40 वाट 60 वाट 80 वाट, या इस तरीके से क्रमशः बढ़ते या घटते हुए क्रम में वो दे देते हैं कि 2-3 बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं, उन पर लिखा गया है कि ये 20 वाट का है, ये 40 वाट का है, ये 60 वाट का है, तो इन्हें यदि हम अपने घर में लगाते हैं तो कौन अधिक चलेगा। कभी ऐसे सवाल पूछा गया, कभी इस तरीके से पूछा गया है कि एक बार इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, एक बार इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनमें से कौन किस कंडीशन में कितना अधिक चमकेगा। ठीक है, देखिए चमकने वाली जो बात होती है इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन बल्ब में, जिस बल्ब में व्यय विद्युत ऊर्जा जितनी अधिक होगी वो बल्ब उतना ही अधिक चमकेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम चेक करने की बात करते हैं। देखिए बल्ब पर अगर ये शक्ति उन्होंने दे रखी है तो इस शक्ति के साथ अगर हम इसको देखें कि किस वाले बल्ब का प्रतिरोध जो है कैसा होगा, तो प्रतिरोध निकालने के लिए अगर बल्ब पर शक्ति लिख रखी है तो प्रतिरोध निकालने का एक ही सूत्र है जो सबसे सुटेबल है, वो है P बराबर V²/R। तो चूंकि ये बल्बों की जो शक्तियां लिखी गई होती है ये इनको समांतर क्रम में रखकर लिखा गया होता है। इस तरीके से समांतर क्रम में जानते हैं कि विभव शब्द कैसा रहता है, समान रहता है, तो कह सकते हैं कि बल्ब की शक्ति और प्रतिरोध में जो संबंध होगा P बराबर 1/P अनुक्रमानुपात 1/R। देखिए जिस बल्ब की पावर यहाँ पर लिखी गई पावर सबसे अधिक होगी उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो 60 वाट वाला जो लिखा गया है तो 60 लिखा है हमने 40 लिखा है, तो 60 वाला का प्रतिरोध कैसे होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने कहा लिखा है यहाँ पर P1 P2 P3। ठीक है, तो P3 का प्रतिरोध हमने सबसे कम कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कि जो 60 वाट वाला बल्ब है उसका प्रतिरोध सबसे कम हो गया। एक बार यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम जोड़ा है, यहाँ पर समांतर क्रम जोड़ा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि श्रेणी और समांतर में कौन अधिक चमकेगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये तो प्रतिरोध डिसाइड हमने कर लिया। अब हमको देखना है कि इस कंडीशन में किसके बल्ब में जो है अधिक विद्युत ऊर्जा व्यय होगी और इस वाले कंडीशन में किस बल्ब में जो है अधिक विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। देखिएगा अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो अगेन हम जानते हैं कि समांतर क्रम में सबके सिरों पर विभवांतर समान होगा। तो हमने प्रतिरोध निकाला है, हमको P पता है, तो P और R में हम संबंध देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी कंडीशन है कि P और R में संबंध ले तो कोई एक क्वांटिटी इसमें नियत हो जाए। तो आप जानते हैं कि अगर समांतर क्रम में है तो विभवांतर सब में समान है, तो P और V और R में यही संबंध होता है P बराबर V²/R। ठीक है, हमको ये पता है P पता है और V सबके सिरों पर समान है तो लिख सकते हैं P अनुक्रमानुपात 1/R। ठीक है, और समांतर क्रम में जब जाएंगे तो समांतर क्रम में अब हम ऐसी कोई क्वांटिटी ढूंढेंगे जो P और R में संबंध जो है आपस में दिखाती है और कोई एक चीज जो है संबंध में नियत रहती है। आप जानते हैं P बराबर होता है I²/R। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सभी परिपथों में जो धारा बहेगी वो समान रहती है। इस तरीके से यहाँ पर व्यय विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध में जो संबंध लेंगे वो आपको ये वाला हो जाएगा, क्योंकि I सब में नियत है तो लिख सकते हैं ना P अनुक्रमानुपात R हमने डिसाइड कर दिया। अब जब समांतर क्रम की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस बल्ब का प्रतिरोध जो है कम होगा उस पर व्यय विद्युत ऊर्जा अधिक होगी। तो हम देख रहे हैं कि 60 वाट वाले का प्रतिरोध R सबसे कम है, इसलिए उस पर व्यय विद्युत ऊर्जा सबसे अधिक होगी।
तो व्यय विद्युत ऊर्जा सबसे अधिक होगी तो 60 वाट वाला सबसे अधिक चमकेगा, 40 वाट वाला उससे कम और 20 वाट वाला सबसे कम। लेकिन यदि हम वही अगर श्रेणी क्रम में आते हैं तो हमने कहा है कि जो अब यहाँ पर हमने कहा कि R3 सबसे कम है और R1 सबसे अधिक है, मतलब ये कि 20 वाट वाले का प्रतिरोध सबसे अधिक है। तो श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसके सिरों पर विद्युत ऊर्जा अधिक व्यय होगी। तो हम देख सकते हैं कि R1 यानी 20 वाट वाले का बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक है, इसलिए 20 वाट वाले का सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। इसका मतलब कि 20 वाट वाला जो है सबसे अधिक चमकेगा, और 60 वाट वाला सबसे कम। या जल्दी से लोग याद करते हैं तो आप कह सकते हैं कि समांतर क्रम में अधिक वाटेज वाला अधिक चमकेगा और श्रेणी क्रम में कम वाटेज वाला अधिक चमकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चाहे तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को देखिए और मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, इसमें जो चीजें जो है उम्मीद है कि जो है समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप इस स्कूल के चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हो तो उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।